बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया है। जी हाँ, पाकिस्तान यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया है। पाकिस्तान ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए जो किरदार अदा किया और फिर उसके बाद जो अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद वहाँ से अफगान के इनखला और दीगर गैर मुल्की अफराद के इनखला के हवाले से जो किरदार अदा किया है वो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान अपना ये किरदार इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा है। और वो लोग पाकिस्तान के वो नक़ाद जो और पाकिस्तान के बाहर जो नक़ाद थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार है, उनके लिए ये अर्ज़ करते चलें कि पाकिस्तान का हालिया दिनों में यानी एक हफ्ते के दौरान जिन आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान से टेलीफोन पर बात की है या फिर पाकिस्तान के दौरे किए हैं, वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वो पाकिस्तान के आलमी सतह पर किरदार की यकीनी तौर पर पजीराई को पेश कर रहे हैं। अभी आज ही पाकिस्तान की तरफ से काबुल में जो अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उनका एक इजलास मुनक्किद किया गया और इस बात पर एतमाद का इजहार किया गया कि तमाम ममालिक अफगानिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन इमदाद के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी बातचीत की। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इंतहाई अहम मुलाकातें की हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की। इसके साथ साथ बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने पाकिस्तान का दौरा किया और इनखला के हवाले से भी तफसीली बातचीत की। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो किरदार था अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने उसकी भी तारीफ़ की। शाह महमूद कुरैशी का स्लोवेनिया के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। डच वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया है और इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उससे भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ हम देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वीडियो कॉल हुई है अफगानिस्तान के हवाले से। और इसके साथ साथ जर्मन वज़ीर ख़ारजा हाइको मास ने भी पाकिस्तान का दौरा किया है। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान ही की सूरत हाल पर उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान का दौरा किया था। आलमी रहनुमाओं ने जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के जो किरदार की तारीफ़ की, किस तरह से की, किस अंदाज में की, आपको वो दिखाते हैं। Thanks to the airlift between Islamabad and Kabul, which was established by our Dutch partners, we were able to evacuate German citizens and other people deemed eligible for admission in Germany, and I'm deeply grateful and thank you for that. We have tremendous admiration, respect, and I'd like to reiterate our gratitude for the role Pakistan has played and continues to play. Even tonight, a number of our local translators or Afghan translators who've worked with us are being relocated to the Netherlands. And we're working together to continue the secure, safe passage for those who haven't yet made it out of Afghanistan, whether they're British nationals or indeed those who have worked for us. It was important to have the opportunity, and I'm very grateful to the government for making this possible, to go up to talk and to see for myself the situation on the ground.
ये थी वो झलक जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि आलमी रहनुमा कैसे पाकिस्तान की किरदार की तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है और कितनी अहमियत है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी ने, जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब। ये जो बात हम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान ने इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हवाल के हवाले से जो किरदार अदा किया है उसकी पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत जिम्मेदार और संजीदा मुल्क की हैसियत से सारे और इलाकाई ममालिक और यूरोपीय ममालिक बाकी दीगर ममालिक दुनिया भर में उनसे पेश आ रहा है और अपना एक काम जो है, अपने कंट्रीब्यूशन जो है वो बता रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सूरत हाल में अमन और इस्तेहकाम का कोशा है। पाकिस्तान अव्वल तो सारे अफगान कौम से, सारे मुल्क से पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी कौम के अच्छे रवाबित हों और उनकी जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें पाकिस्तान जिस हद तक ताउन कर सकता है वो करने को तैयार है। इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से वज़राए ख़ारजा पिछले दिनों पाकिस्तान आए और बहुत से और वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान से रब्ता किया, यहाँ तक कि रूस के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से गुफ्तगू की। तो लगता ये है कि पाकिस्तान का रोल अब सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीआईए के जहाज़ वहाँ से अफ़गानियों को लाते रहे हैं, गैर मुल्की नुमाइंदों को लाते रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेड है वो अफ़गानिस्तान में जो हेड था वो पाकिस्तान आया, उसने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का पीआईए के रोल को खराज अक़ीदत पेश की, उसकी अप्रिसिएशन दी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ गई है। और आप सही कह रहे हैं कि कुछ आइसोलेशन जो एक ज़माने में भारत ने कोशिश की थी हमारे ऊपर मुसल्लत करने की, आइसोलेशन के बजाय इस वक्त दुनिया का एक अहम खित्ते में एक अहम मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान सामने आया है। अली सरवर नकवी साहब, ये जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने न सिर्फ यानी ऑन ग्राउंड पे पाकिस्तान इनखला के हवाले से गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी बात की है कि जो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद है उस हवाले से पूरी दुनिया को अब इकट्ठा होना चाहिए। तो आपका क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी को अब इस पर फौरी तौर पर मस्बत अंदाज से रिस्पॉन्ड करना चाहिए? जी हाँ, देखिए जो हम अपने तई जो भी कोशिशें कर रहे हैं और जो ताउन कर रहे हैं वो तो जो कि आपने भी उसका जिक्र किया, मैंने भी उसकी वजाहत की। उसके अलावा हम कोशा हैं और वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को मोबिलाइज़ करके जो अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो उनके यहाँ जो एक इंसानी ट्रेजिडी सामने आ रही है, वो उसको टैकल किया जाए। अब क्या है वो मसला, एक कि वहाँ पे कहत, बाज़ इलाकों में कहत है, बाज़ाब्ता कहत है, वहाँ खाने को के सामान नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें अजनास नहीं हैं, खाने की बाकी चीज़ें नहीं हैं, एक वो। दूसरे वहाँ पे कोई इस वक्त निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, इसलिए मार्केट्स में सामान नहीं आ रहा है। जो कुछ भी पीछे से सप्लाई होना है वो नहीं हो पा रहा है, ट्रक्स की मूवमेंट अफेक्टेड है। तो ये सब कुछ जो है इसकी वजह से वहाँ पे किल्लत आ गई है बहुत सख्त, और फिर वहाँ पे इन लोगों का इनखला हो रहा है, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और कैंप्स में और खेमों के तहत आम वो गर्मी में और हालात में वो बसर कर रहे हैं। तो ये सब जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है,
इसमें पाकिस्तान बैनुल अक़वामी रुझान और ध्यान को ला रहा है, और उस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस से भी बात की है। तो हम मोबिलाइज करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल सपोर्ट, एक बैनुल अक़वामी मुहिम के अफ़गानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को सही तरह से हैंडल किया जाए। मसला मगर ये है कि दुनिया में और भी ऐसी जगह हैं, यमन है या सीरिया है, जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी है। तो पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि अफ़गानिस्तान का मसला इन बाकी मुल्कों का तो है ही, जहाँ इंसानी मसाइल खड़े हैं, उसके बावजूद अफ़गानिस्तान का मसला इस वक्त सामने आ गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल करने की नकवी कोशिश साहब, ये आज पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस भी की है काबुल के अंदर, और उससे पाकिस्तान में उसका बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तान ने उसकी सदारत की है। उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और इसके साथ साथ ईरान हैं। ये तमाम वो ममालिक हैं जो पड़ोसी ममालिक हैं। इनका भी आपके ख्याल में बड़ा अहम किरदार है अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, और इनकी ज़ाहिर है अब उसके बाद अब इन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, और हर मुल्क ने अपनी एक ज़िम्मेदारी अदा करनी है जो खुसूसन पड़ोसी ममालिक हैं। पाकिस्तान का तो हमेशा से मस्बत किरदार रहा है। जी हाँ, ये तो बहुत अहम। देखिए, मैं तो बड़े अरसे से, मतलब जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है 15 अगस्त से, जबकि तालिबान वहाँ पे बरसर इक़्तिदार सामने आए हैं, जब से मैं कह रहा हूँ कि सबसे अहम रोल इलाक़ाई मुल्कों का है। जब तक सारे इलाक़ाई ममालिक एक यूनाइट होकर, एक होकर ये सारे अफ़गानिस्तान के मसले को नहीं देखते हैं, तब तक हल इन मसलों का मुश्किल है। अब जो पाकिस्तान ने ये जो इस वक्त जो ये एक स्टेप लिया है कि जो सारे इलाक़ाई ममालिक के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा कदम उठाया है, और इससे अब ये होगा कि हम पॉलिसी कोऑर्डिनेट करेंगे। देखिए, बहुत से ऐसे हालात में मुख्तलिफ ममालिक अपने तौर पे मुख्तलिफ मदद के काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि पॉलिसीज़ जो हैं और एक्शंस, उनको कोऑर्डिनेट किया जाए। वो सब आपस में मशवरा करके एक ही तौर पे काम करें और एक लाए-अमल तय करें। तो मैं समझता हूँ ये जो इलाक़ाई ममालिक के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये लाए-अमल एक बनेगा जिसका बहुत फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे ममालिक जो पड़ोस में हैं अफ़गानिस्तान के, वो ये काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी, साबिक सफ़ीर, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है और पाकिस्तान ने हमेशा से मस्बत किरदार अदा किया है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। बानवे साला बुज़ुर्ग कश्मीरी अजीम रहनुमा सैयद अली गिलानी अब हम में नहीं रहे। उनकी यादें लेकिन बहरहाल हमारे दिलों में हमेशा से ज़िंदा रहेंगी। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके जसद खाकी के साथ भारत ने जो कुछ किया, उनके अहलो हयाल से छीना, और उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें उस जगह पर दफन नहीं किया गया जहां उन्होंने वसीयत की थी, यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक है। इसी वाक़े की वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो ट्वीट लिखा है, उसमें अपने ट्वीट में जो इजहार किया है, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 92 साला सैयद अली गिलानी जो मोहतरम तरीन और बाउसूल कश्मीरी रहनुमाओं में से एक हैं, का जसद खाकी छीनना और फिर उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करना
नाजियों से मुतासिर RSS BJP सरकार के हाथों हिंदुस्तान की सफाकियत पर गिरने की एक शर्मनाक मिसाल है। दूसरी तरफ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़रूख हबीब ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज की जानिब से सैयद अली गिलानी की जसद खाकी छीन कर दफन करने और गमज़दा ख़ानदान पर मुकदमात का इंदराज दर हकीकत मोदी सरकार की फस्तायत और RSS सोच का मजहर है। मोदी सरकार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जुल्म की बदनुमा मिसाल है। वजारती सतह पर भी इसकी शदीद मजम्मत की गई है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने भी आज इस वाक़े की मजम्मत की है और वो कहते हैं कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद भी भारत खौफजदा है। कश्मीरी अवाम को बताना चाहता हूँ कि हम सीसा पिलाई दीवार की तरह आपके पीछे खड़े हैं। फवाद चौधरी ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जो हिटलर से इतने ज़्यादा मुतासर हैं कि उनकी टांगें कांप रही हैं अभी भी कि वो एक मैयत को उनकी फैमिली के हवाले नहीं कर सके, और इसकी आज वज़ीर आज़म साहब ने सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम कश्मीर के लोगों को एक बार फिर ये बताना चाहते हैं कि हम सीसा पलाई दीवार की तरह आपके पीछे खड़े हैं। मकबूजा कश्मीर की इस सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार और कश्मीर उमूर के माहिर जनाब इरशाद महमूद। इरशाद महमूद साहब, बहुत खुश आमदीद आपको कहते हैं। इरशाद साहब, ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, यानी भारत इस हद तक भी गिर सकता है कि आप जसद खाकी ले लें और किसी और जगह उसकी तदफीन कर दें। ये क्या जाहिर कर रहा है? सर, जस्ते खाकी लिया नहीं बल्कि उसको छीना है। स्ट्रेचर भी वहाँ मौजूद नहीं था। उनकी फैमिली के लोगों के इंटरव्यूज छपे हैं और अब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकलने लगी हैं। उनकी जो बेगम थी गिलानी साहब को, उनको भी धक्के दिए गए, वो ज़ख्मी भी हुई और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखा है दुनिया भर में, आप देखिए कि बड़े बड़े आपके दुश्मन भी होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो सब लोग ये समझते हैं कि उनका एक रेस्पेक्टफुल तरीके से वो जो आखिरी रसूमात हैं तदफीन की, वो अदा हो जानी चाहिए। गिलानी साहब चाहते थे कि मज़ार शुदा में उनकी तदफीन हो। ये उनकी बहुत पुरानी वेल थी, पूरे कश्मीर में हर किसी को पता था और इस बात का इम्कान था कि लाखों लोग उनके जनाजे में शरीक होंगे। मैं एक बात सोचता हूँ बार बार कि आखिर हिंदुस्तान किस चीज़ से डरा? कश्मीर में कौन सा नारा है जो पहले हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं लगाया गया? कौन सी वाल चाकिंग है जो पहले नहीं की गई? कौन सी तकरीर है जो इससे पहले नहीं की? गिलानी साहब ने खुद पिछले 50 साल में कोई हज़ारों तकरीरें की हैं, बेशुमार लोगों ने, तो कोई ऐसी नई बात नहीं होने वाली थी। अगर इसको एक हिंदुस्तान कहता है कि मैं एक जमहूरी मुल्क हूँ, एक सेकुलर और लिबरल मुल्क का उनका दावा है, लेकिन इस वाक़े ने उनको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। पूरी दुनिया में आलमी बरादरी में भी बड़ी उनकी सुबकी हुई है इन वाक़यात पे। जो प्रेस जो छपा है, देखिए मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कश्मीरियों के दिल नहीं दुखे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रोए हैं इस अलमनाक तर्ज़ अमल पे, शर्मनाक तर्ज़ अमल पे, बल्कि मेरी बहुत सारे बाहर के लोगों से भी बात हुई, वो भी सख्त सदमे का शिकार हुए। क्योंकि हमें आज के ज़माने में 21वीं सदी में लोग अपने जो वार के अंदर, आप देखिए हमारे जैसे वो एक हिंदुस्तानी ने हमारे पाकिस्तान में जाके उसका जब फरवरी में त्यारा गिरा तो हमने अभिनंदन को चाय वाय पिला के वापस कर दिया, एक इसके बावजूद कि वो फैंटास्टिक टी पिला के उनको हमने भेज दिया, तो वापस भेज दिया। तो दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन इंडिया ने एक्चुअली, मैं समझता हूँ कि अपने माथे पे कलंक का एक और टीका लगाया है, हिंदुस्तानी जमहूरियत को भी बदनाम किया। और पूरी दुनिया में देखिए जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जो रिप्रेशन होता है ये एक रिएक्शन को भी जन्म लेता है। कश्मीर के अंदर जो है लोग जिस सदमे और शोक की कैफियत में हैं, जो थोड़ी बहुत किसी को हिंदुस्तान से कुछ पॉजिटिव तवक्को थी, इम्कान था कि शायद कुछ हम आगे बढ़ सकें, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। कोई सिंपैथी अब उनके लिए नहीं रही। इस एक वाक़े ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट, और ये गालिबन इनको ये फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हैं। अफगानिस्तान में जो एक सूरत हाल हुई है उसके नतीजे में भारत वहाँ पे जो जिस परेशानी का और जिस एम्बैरेसमेंट का और जिस शर्मिंदगी का उसको सामना करना पड़ा है और वो दुम दबा के वहाँ से भागे हैं, ये भी एक शर्मिंदगी है। क्योंकि उन वाक़यात को लेके, वहाँ तालिबान को लेके उन्होंने कश्मीर के अंदर भी एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तो इस तरह से तो जो आज़ादी की तहरीकें होती हैं, जो अंदरूनी आज़ादी की तहरीकें होती हैं, वो तो ख़त्म नहीं होती इन प्रोपेगेंडे से। एग्जैक्टली, प्रोपेगेंडे से तो कुछ भी नहीं होता। आपके इक़दामात जो हैं, देखें ना, आप लोगों से को अगर तहरीक ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके दिल और दिमाग को आपको जीतना पड़ेगा, उनकी हमायत हासिल करनी, ना ये कि उनको नाराज़ करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान का बहुत नफसियाती इम्पैक्ट हुआ हिंदुस्तान के ऊपर।
और बड़ा गहरे वो सदमे से दो चार हैं। एक तो $3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अफ़गानिस्तान में की थी वो पैसा सारा उनका डूब गया। सेकेंडली उन्होंने बड़ी मेहनत और महारत से अफ़गानिस्तान में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था जो CPEC के भी ख़िलाफ़ काम करता था, बलूचिस्तान को भी डिस्टेबलाइज़ करता था, पाकिस्तान में और भी बहुत सारी सरगर्मियों। अब वो जो डायरेक्ट ज़मीनी कॉन्टैक्ट उनका पाकिस्तान से बनता था सरहद की वजह से, वो सारा जो है उनका ख़त्म हो गया। तीसरी बात ये थी कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके राह के, आपको पता है पाकिस्तान में जॉइंट ऑपरेशंस होते थे, जो अभी KP में 13 चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ, मारे गए थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इसमें इनका ये, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं मोहित यूसुफ साहब, उन दोनों ने कहा था कि भाई ये उनका जॉइंट ऑपरेशन था। तो इस चीज़ से भी उनको बहुत सुबकी भी हुई है, बहुत सदमे की कैफियत में भी हैं। हिंदुस्तानी मीडिया में काफ़ी इंटेंसली देखता हूँ तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि ये फाल ऑफ काबुल नहीं हुआ, फाल ऑफ दिल्ली हुआ, फाल ऑफ दिल्ली हुआ। ऐसा गम और शौक का माहौल है वहाँ। लेकिन आलमी बरादरी की भी कोई जिम्मेदारी बनती है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जो जुल्म बर्बरियत वहाँ पर जो आर्टिकल 370 और 35A के रिवोक करने के बाद जो सूरत हाल वहाँ पे जारी है, उस तरह से उसका नोटिस नहीं लिया जा रहा। क्यों आलमी बरादरी अपना किरदार अदा नहीं कर रही उस तरह से? देखिए 5 अगस्त के बाद से इनिशियली तो आलमी बरादरी का रिस्पांस अच्छा था। ठीक। मसलन आप देखिए EU में कोई 500 से ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर बात की, US में हियरिंग हुई, नॉर्वे की पार्लियामेंट में बात हुई, फ्रांस की पार्लियामेंट में बात हुई, दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में बात हो रही थी। कोविड आ गया, कोविड ने पूरा दुनिया का एक निज़ाम को ही तलपट कर दिया। फिर उसके बाद फिर ये अफ़गानिस्तान, फिर मल्टीपल चीज़ें ऐसी आती रही, अमेरिका का इलेक्शन, इस सारी चीज़ें कश्मीर के ऊपर जो फोकस था उसको डिफोकस कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर की सिचुएशन है इनसाइड कश्मीर जो है उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, हालात उसी तरह ख़राब हैं। और आप समझें कि दोहरे हालात ख़राब हो गए, एक तो कोविड वहाँ अब भी उसी तरह है, फिर हिंदुस्तान का जो सलूक है, फ़ौज की मौजूदगी, प्रेजेंस जो है इट्सल्फ जो है, कश्मीर एक छोटा सा इलाका है, उस छोटे से इलाके में इतनी हैवी मिलिट्री प्रेजेंस, कहा जाता है बड़े बड़े जो दुनिया के स्कॉलर्स हैं और जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उन सब ने अपनी रिपोर्ट्स में कि इतने छोटे इलाके में दुनिया में ये हाईली मिलिटराइज जोन है दुनिया का। और इसको ये भी कहा जाता है कि ओपन स्काई जेल बना हुआ। थोड़ा सा कोई वाक़ा होता है, इंटरनेट बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, कोई किसी से रब्ता नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। पुलिस जो है वो फौज से भी ज़्यादा ब्रुटल उसकी एक फेस वहाँ कश्मीर के अंदर है। 40-25-30 एजेंसीज वहाँ काम कर रही हैं। तो वो आप समझ रहे हैं कि एक तरह के कंसंट्रेशन कैंप बना हुआ कश्मीर जो है, जिसमें कोई बाहर से आ नहीं सकता, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। कश्मीर का अपना जो मीडिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब हम पहले ना मैं कोई पिछले जब से इंटरनेट आया हर रोज़ कश्मीर का अखबार पढ़ता था। अब हार्डली कहीं थोड़े थोड़े देखता हूँ क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं होता, वो सरकारी खबरें, सरकारी इश्तार और सरकारी चीज़ें होती, क्योंकि जर्नलिस्टों को उन्होंने मुख्तलिफ कवानीन पास करके उन मीडिया की जो फ्रीडम थी उसको पूरी तरह चोक कर दिया। अब उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं रहा कि वो कुछ खबर दे सके। 2-3 जर्नलिस्ट तो कई सालों से जेल में पड़े सड़ रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं जा सकता, ह्यूमन राइट्स वाले नहीं जा सकते, तो कश्मीर रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। अब इजराइल की हम बात करते हैं वहाँ, लेकिन आप देखिए कि इजराइल के अंदर से खबरें रिपोर्ट होती हैं, खुद इजरायली प्रेस में भी लिखा जाता है। दुनिया भर के लोग वहाँ ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, मकबूजा जो फ़लस्तीन के इलाके हैं उनके बारे में रिपोर्ट्स आती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, फिल्में आती हैं, लेकिन कश्मीर के में ऐसा नहीं हो पाता। इरशाद साहब, ये जो सैयद अली गिलानी साहब वाला वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इससे मज़ीद जो एक वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनमें एक जज्बा हुर्रियत जो है वो मज़ीद तक़वियत हासिल कर पाएगा? क्योंकि उनको तो पता चल गया है कि आप ज़िंदा रहें तब भी आपको वो नहीं छोड़ रहे, और जब आप इस दुनिया से चले जाएं तब भी वो आप इतनी बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए, अली गिलानी साहब जो एक बहुत उन्होंने इंस्पायर किया था एक जनरेशन को। एक तो उनकी अपनी जनरेशन थी जो उनके साथ चली, एक 90s की जनरेशन थी जो उनके साथ चली, और एक आजकल की जो असरी या कंटेम्प्रेरी जनरेशन जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, ख़ास तौर पे यूथ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अभी कहते हैं कि 4000 के करीब जो लोग हैं वो जेलों में हैं। ये ज़्यादातर लोग वो हैं, इनमें लीडर्स भी हैं और वर्कर्स भी हैं, दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो सैयद अली गिलानी के सियासी फ़िक्र और अफकार और विजन से मुतासर हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि
कि कश्मीर के अंदर जो है, जो माहौल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ जैसे मैंने आपको बताई हैं, वो अली गिलानी का जो पैगाम था, जो मिशन था, उसको मरने नहीं देंगे, उसको और ज़्यादा तवाना करेंगे। और हमने पूरी दुनिया में देखा कि रिप्रेशन का जवाब जो है वो हमेशा रिवेंज से आता है, रिएक्शन से आता है। लोग उठ खड़े होते हैं। लोग, इंसानी फितरत में नहीं है कि वो कोई 50 साल जो है वो एक जुल्म और जबर बर्दाश्त करता रहे। तो लोगों का रिएक्शन फितरी है। अभी अब देखें, एक उन्होंने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कंसंट्रेशन कैंप सा बना के रखा हुआ है, उसमें लोगों के लिए कोई छोटी सी इतनी सी भी कोई स्पेस नहीं है कि जिसमें वो अपने रिएक्शन दे सकें। मीडिया का मैंने आपको बताया, आप ट्वीट तक नहीं कर सकते, आप फेसबुक पे नहीं लिख सकते। जो लोग फेसबुक और ट्विटर पे लिखते हैं उनमें भी बेशुमार ये चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं कि उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट वहाँ का एक ब्लैक ला है, उसके तहत 2 साल जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसा घुटन का माहौल है, सफोकेशन का माहौल है। और जब थोड़ा सा ये हटेगा, और मैं आपसे एक बात कहूँ और कि आप इस तरह के माहौल को 10 साल नहीं रख सकते, 5 साल नहीं रख सकते, 20 साल नहीं रख सकते। नरेंद्र मोदी ने कोई हिंदुस्तान में कोई 200 साल तो नहीं हुकूमत कर रही है। हर इंसान की एक फितरी उम्र होती है, हर पार्टियों को जवाल आता है, चेंज आता है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा भी इस सफोकेशन में फ़र्क पड़ेगा तो कश्मीर के लोग जो हैं वो अपनी आवाज़ भी बुलंद करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। और गिलानी साहब के अभी भी जब जो लोगों को मौका मिल रहा है वो उनकी कब्र पे जा रहे हैं, फाते कर रहे हैं, उनके ख़ानदान के पास लोग जाने की, आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गिलानी साहब के साथ जो हुआ ये तहरीक को एक नई मेमेज़ देगा। अगर उनका फ्यूनरल पीसफुल हो जाता, वो आराम से दफन हो जाते, तो शायद एक रूटीन का एक वाक़या होता कि एक बड़ा आदमी इस दुनिया से चला गया। लेकिन जो जिस तरीके से उनकी तदफीन का ये हादसा या सान्या हुआ, वो एक कश्मीरियों को उसने एक नया जज्बा दिया है, उनको उनके जज्बे को मेज़ दी है। और मुझे उम्मीद है कि कश्मीर के लोग इसके साथ और ज़्यादा मोटिवेट हों। इरशाद साहब, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है और मैंने कई इजलास गुज़श्ता कई सालों में कवर किए हैं। वहाँ पर कश्मीर का जो मामला होता है वो ज़ाहिर है हर हुकूमत के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक बहुत अहम मामला होता है। अब जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हमेशा से कहते रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया में कश्मीर के सफ़ीर की हैसियत से मूव करता हूँ और मैं कश्मीर की बात करता हूँ, क्या आपकी तवक्को है कि हमने इस बार, अगर हमने बात करनी है, अगर आप देखें जब वो पहली बार गए थे उन्होंने कश्मीर की बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, फिर पिछला तो वर्चुअल इजलास हुआ था, लेकिन बहरहाल अब भी इजलास होने जा रहा है, क्या आपकी तवक्कुआत हैं कि हमें किस तरह से अपने विजन को, एजेंडे को और भारत का जो ये मकरू चेहरा है पूरी दुनिया को दिखाना है? देखिए, कश्मीर पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्वर्सेशन डेड हो गई है, प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से और कश्मीर के ऊपर बात करने से वो दोबारा रिवाइव हो गए। आप याद करें कि प्राइम मिनिस्टर जब पिछले 2 साल पहले गए थे और उससे पहले भी अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो कश्मीर के ऊपर बहुत बात हुई थी। वहाँ बेशुमार थिंक टैंक्स में वो गए, उसके अलावा बहुत सारे मीडिया के लोगों ने उनके साथ इंटरेक्शन किया। मुझे नहीं लगता कोई एक इवेंट भी ऐसा था जिस पे कश्मीर के पे ना बात हो। खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को ये एडवांटेज है, कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी है, दुनिया उनकी तरफ आती है, वो कम्युनिकेशन में बेपनाह महारत रखते हैं, वो बड़ी, और कश्मीर के साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी है। ख़ास तौर पे चूँकि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो वो और ज़्यादा मूव हो जाते हैं इसकी वजह से कि कश्मीरियों की वकालत को जब वो करते हैं तो उनका उसमें अपना दर्द और अपना एक जोश और खरोश और एक जज्बा भी झलकता है। तो कश्मीर के बारे ये कन्वर्सेशन उनके दौरे से इंशाल्लाह बहाल होगी। ह्यूमन राइट्स कश्मीर में जो वायलेशंस होगी, सियासी आज़ादियाँ नहीं हैं, 4000 से ज़्यादा लोग जेलों में पड़े हुए हैं, पॉलिटिकल स्पेस कोई नहीं है, इवन सोशल मीडिया की कदर नहीं, तो बेशुमार ऐसे मौज़ूआत उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर उनको इंटरनेशनल लेवल पे रेज करेंगे और उनकी न्यूयॉर्क में होने की वजह से कश्मीर पर दोबारा दुनिया मुतवज्जो होगी कश्मीर की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब आपका। इरशाद महमूद साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी तवक्को है कि वो जैसे कहते रहे हैं कि कश्मीर के सफ़ीर बन के वो बात करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जब वो इस साल भी बात करेंगे तो उनकी यही तवक्को होगी कि वो कश्मीरी अवाम के दिलों की नुमाइंदगी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करेंगे मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 61 मज़ीद अमवात हुई हैं और
इसके साथ साथ ये कहा गया है कि सख्त इक़दामात की एक बार फिर ज़रूरत है। SOPs के हवाले से अवाम ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन SOP पर हर सूरत में अमल दरामद करना है। इसके साथ साथ इस वक्त मजमूई तादाद तकरीबन 11 लाख से तजावज़ कर चुकी है कोरोना के पेशेंट्स की, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 3747 केसेस मज़ीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC ये भी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को चाहिए कि वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। हमें स्टूडियोज़ में इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पॉली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद के तर्जुमान जनाब डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो। डॉक्टर साहब बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब लोगों का शायद रुझान भी बढ़ रहा है वैक्सीनेशन की तरफ, लेकिन पहले हम बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, लेकिन आपका ख्याल है कि अब बेहतर सूरत हाल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं आपको कैटेगरिकली बता दूं, और ये पब्लिक की आगाही के लिए, चूँकि हम हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उनको ये मैसेज कन्वे करें कि जो वैक्सीन है इट इज़ 100% सेफ़ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो मिथ्स हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कम्युनिटी को कि इन मिथ्स और इनके जो अमोगुमान हैं इनसे ये निकल जाएं। नंबर 1, एक प्यासा अगर उसको पानी हम देंगे और वो पिएगा तो उसको फ़ायदा होगा। अगर उसने ये वहम डाल दिया कि इस पानी में तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, डिहाइड होगा, उसके नुकसानात होंगे, फिर उसको मजबूरन ड्रिप लगानी पड़ेगी, और फिर जब वो रिकवर होगा तो खुद उसको एहसास होगा कि मुझे ओरल पानी पीने की आसानी थी जो कि मैंने नहीं पिया, इतना नुकसान मैंने कर दिया, अस्पताल में आ गया। और ये वैक्सीन के 100% बेनिफिट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। जितनी WHO की रिकगनाइज ट्रेप से मंजूर शुदा वैक्सीन हैं उन सारों पे रिसर्च बेस्ड स्टडी की गई है कि ऑल आर बेनिफिशियल फॉर द प्रोटेक्टिव इन द इम्यूनिटी। जो कुव्वत मुदाफ़त है उसका एक ही हल है कि आप वैक्सीन करवाएं, और इस कोरोना की वायरस से मुकाबला करने के लिए अपनी बॉडी को आप तैयार रखें कि एक दुश्मन है उसको आपने डिफेंस करने के लिए मुदाफ़ियत को आपने बढ़ाना है। ये वैक्सीनेशन से ये मुदाफ़ियत बढ़ रही है। जी, अब मैं ये भी क्लियर बता रहा हूँ ऑफिशियली लेवल पे कि जिन लोगों का है कि वैक्सीन अगर लगा के भी अगर कोरोना हो रहा है तो फिर अगर ना लगवाएं भी तो बात है। मैं आपको अपने पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल, चूँकि इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद हनीफ ने जैसे ये कोविड की सिचुएशन को वो डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो डेटा वो देख रहे हैं उस पर इंटरवेंशन हो रही है। हमने अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम बात है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये पॉली क्लिनिक अस्पताल में जो आपके पास कोरोना के एडमिटेड पेशेंट हैं अभी इस वक्त, तो उसमें कितने क्या परसेंटेज है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है, वैक्सीन नहीं लगाई हुई? डेली बेसिस पे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आज की मैं आपको 24 आवर की डेटा दूं कि इस वक्त हमारे पास 22 पेशेंट कोविड आइसोलेशन में दाखिल हैं। 22 में से 4 ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड थे, 3 पार्शली वैक्सीनेटेड थे, 15 वो पेशेंट हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। इस पूरे महीने की अगर मैं डेटा आपको दूं, मोर देन 85% पेशेंट्स आर दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड। ये कितना साइंसी तौर पे प्रूफ हो गया कि जो नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट हैं वो क्रिटिकल हो रहे हैं, वेंट पे वो जा रहे हैं, दाखिला की उनको ज़रूरत पड़ रही है। सिर्फ 5-10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन एक सिंगल डोज करवाई, लेकिन उनके कोई और साइड जो एडेड डिजीज़ होती है, किसी को कोई लंग्स का इशू है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई और बीमारी है, तो वो रिस्क पे होते हैं, इसलिए वो जो है ना एडमिट हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद भी बट वो हेल्दी लोग नहीं हैं जिनको कोई ना कोई इसके कोरोना के अलावा कोई बीमारी है और साथ में उनकी इम्यूनिटी मुतासर हुई, उन्होंने वैक्सीन भी करवाई। अब थोड़ा सा उनको अगर इशू हुआ, लेकिन दे ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। सिर्फ वेंटिलेटर पे वो हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। अच्छा, अमवात जो वो हो रही है, अब हमारे पास जो डेथ्स भी हो रही हैं उनकी डेटा भी हमने देखी है कि उनकी अमवात हो रही है जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। तो ये कितनी, एक हॉस्पिटल का मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 80% से ज़्यादा लोग वो दाखिल हो रहे हैं
शिद्दत अख्तियार बीमारी कोरोना की उनके ऊपर हो रही है जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि हम ये पब्लिक को आगाह कर चुके हैं और गवर्नमेंट का इतना इनिशिएटिव है कि फ्री ऑफ कास्ट ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। हमारा सुबह 8 से रात 10 बजे तक सेंटर ओपन होता है और अगर आप सरप्राइजली देखें कि इतनी मैनेजमेंट हमारी अच्छी है कि किसी बुज़ुर्ग को, किसी पेशेंट को, किसी एजड को, उनके लिए हमने व्हील चेयर, डिसेबल पर्सन के लिए हमने अलग स्टाफ इंगेज किया है कि कोई वैक्सीन लगवाने के लिए आए तो उनको एज ए वीआईपी ट्रीट किया जाए कि उनको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना हो और वो आसानी से अपनी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन और उनकी डेटा एंट्री हो जाए और वैक्सीन करवा लें। अच्छा, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एक डोज लगवाई हुई है और दूसरी डोज के हवाले से वो कंफ्यूजन के शिकार हैं, तो उनको भी ये नहीं होने चाहिए। अब देखें, मैं क्लियर इस प्लेटफॉर्म से ये ऑफिशियल साइंसी बुनियादों पे मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि जो वैक्सीन की कन्फ्यूजन है सबसे पहले इससे निकलना है। देखें, आप यूं समझें कि फर्स्ट डोज अगर किसी को साइनोवैक, साइनोफार्म, फाइजर किसी का लगा, अब उसी को सेकंड डोज में उस सेम वैक्सीन की जब सेकंड डोज लगेगी तो उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है ना वो ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब ये तो नहीं है कि एक चीज़ चल रही है डीजल पे, हमने डीजल के बाद उसको पेट्रोल डाल के कहें कि ये आगे जाएगी, तो दो चीज़ें मिक्स नहीं करनी। जो पहले लगी बाद में भी वो लगानी है। इस कन्फ्यूजन से लोगों को निकलना है कि जो पहले नेचर की वैक्सीन लग चुकी है सेकंड भी वही लगनी है, उसका फ़ायदा ही उसी का है। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि जो बूस्टर भी है, गवर्नमेंट ने फाइज़र को एज ए बूस्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया है। ऐसे इंडिविजुअल जो आउट कंट्री ट्रेवल कर रहे हैं वो हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपना बूस्टर डोज करवाएं, क्योंकि ये ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि अगर आपने इस बीमारी से मुकाबले के लिए 2 सोल्जर आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखे, बूस्टर का मतलब है कि 4 और आपने हायर कर दिए। मीन्स आप 4 तरफ से एक दुश्मन से मुकाबला करने के लिए प्रोटेक्टेड हैं। तो ये इसमें बड़ी लॉजिक है। अभी तक अगर अवाम में ये कन्फ्यूजन रही कि वैक्सीन करवानी है या नहीं करवानी, और ये जैसे बीच में चला कि वैक्सीन ना करवा के अगर नादरा में एंट्री करवा के और अगर वो लिया जाए सर्टिफिकेट, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल का इंटरवेंशन किया है और अब इस किस्म की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। पब्लिक को चाहिए कि 18 साल से ऊपर के जो इंडिविजुअल हैं वैक्सीन करवाएं, फर्स्ट डोज, उसके बाद सेकंड डोज का वेट करें, ठीक है, और जो बूस्टर की कैटेगरी है वो अपने उस बारी का इंतजार करें। और इससे बेहतरी भी यही होगी कि ज़ाहिर है जब 18 साल से ऊपर की अब वैक्सीनेशन हो रही है तो तालीमी इदारे भी खुलेंगे, तालीम में भी हर्ज नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो। डॉक्टर साहब जो थे वो मास्क उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन इस यकीन दहानी के बाद जब उन्हें पता चला कि हम एक सेफ डिस्टेंस में मौजूद हैं तो उन्होंने अपना मास्क उतारा, क्योंकि SOP पे हम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम सच के साथ से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।